अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी मॉडल पेपर की सोल्यूशन न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम दो न्यूमेरिकल डिफरेंट मेथड से कवर कर चुके हैं। यकीनन आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम उससे आगे चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हमारे मॉडल पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तब इसमें गिवन है अ गोल्फ कलर exerts an average force of 800 Newton on a golf ball for 0.02 seconds। तब देखिए हम इसका डेटा साथ साथ बनाते जाते हैं, एक एक वर्ड को हमने गौर से पढ़ना है और उसके मुताबिक जो है इसका डेटा फॉर्म करते जाना। यही तरीका होता है। बजाय ये कि आप पूरा न्यूमेरिकल एक साथ पढ़ने के बाद डेटा बनाएंगे तो थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो अब देखें इसके अंदर क्या लिखा है, अ गोल्फ बॉल एक्सर्ट एन एवरेज फोर्स ऑफ 800 न्यूटन। तो हमें सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये कि इसके एक गोल्फ बॉल है और उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है और उस फोर्स की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 800 न्यूटन है। तो हमने फोर्स लिख ली 800 न्यूटन। उसके बाद कहता है कि ये जो फोर्स अप्लाई हुई उस बॉल के ऊपर, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी दोनों चीज़ों का जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो 0.02 सेकेंड है। तो हमने टाइम डेल्टा टी टाइम इंटरवल 0.02 सेकेंड लिख लिया। अब कहता है कि इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज़ 40 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही उस बॉल क्लब ने उसको हिट किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमें मिली वो 40 मीटर पर सेकेंड थी एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और उसके बाद ये इससे सेकेंड वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज़ द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉल। अब इम्पल्स जो है वो नॉर्मली हम कहते हैं फोर्स के इफेक्ट को, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई की जाती है और उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होती है या एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर दें तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज होता है और वो लीनियर मोमेंटम चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स एंड टाइम इंटरवल, और इसी फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को हम कहते हैं इम्पल्स। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो अब हमें इस जे की कैलकुलेशन करनी है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं जिनके ज़रिए हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक फार्मूला हमारे पास जो सिंपल फॉर्म में हमें मिलता है वो इस तरह है कि इम्पल्स जे इक्वल होता है एफ डेल्टा टी। अब हमें इस में फोर्स गिवन है, हम इस फोर्स की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। टाइम भी हमारे पास गिवन है। तो अब सिंपल बस इन दो चीज़ों को आपने पुट करना है। इस फोर्स की जगह 800 पुट कर दीजिए, टाइम इंटरवल की जगह 0.02 पुट कर दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इम्पल्स मिल जाता है 16। अब इसकी जो यूनिट है, अगर एग्जाम में आप इस यूनिट को भूल जाते हैं तो उसका एक सिंपल तरीका होता है कि जो फार्मूला आपने अप्लाई किया है उसी फार्मूले से आप इसकी यूनिट तैयार कर सकते हैं। फोर्स की यूनिट हमें पता है कि न्यूटन होती है और टाइम इंटरवल की यूनिट सेकंड होती है। तो ये कंबाइंड यूनिट बन जाती है इस इम्पल्स की, न्यूटन सेकंड। तो ये हमारी एक कैलकुलेशन आ गई। इसका एक सेकंड मेथड भी है जिसको मैं ऑल्टरनेट मेथड कह रहा हूँ। अब आपकी चॉइस है कि एग्जाम में चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर दें और अगर आप चाहें तो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। तो आप देखें ये ऑल्टरनेट मेथड क्या हमें बताता है कि ये जो इम्पल्स होता है, अभी मैंने आपसे कहा कि ये चेंज इन मोमेंटम को शो करता है, यानी लीनियर मोमेंटम का जो चेंज है वो इम्पल्स के इक्वल होता है। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये है कि यकीनन एक इनिशियल मोमेंटम होगा, एक फाइनल मोमेंटम होगा और मोमेंटम का अपना फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सीक्वेंस बनाएं तो हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अगर हम दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें जे इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, तो उसके लिए हमें मास ऑब्जेक्ट का चाहिए और उसके साथ साथ हमें उसकी दोनों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन के अंदर डेटा के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो है इस ऑब्जेक्ट का मास, यानी जो बॉल है उसका मास हमें रिक्वायर्ड है। और याद रखिएगा मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स के ज़रिए। तो आइए हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड कर सकते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या इन्फॉर्म करती है कि A इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर कितनी है 60,
इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 40 है और टाइम इंटरवल 0.02 है। अब 60 में से अगर 40 को माइनस कर दें तो 20 आपके पास ऊपर आ जाएगा और उसको 0.02 से अगर हम डिवाइड कर दें तो फाइनल आंसर हमें मिलता है एक्सेलरेशन का 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए हम इस इम्पल्स के लिए मज़ीद कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देखिएगा हमें मास की ज़रूरत पड़ रही है, तो मास के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, F = ma। अगर मैं a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो हमारा जो मास का फार्मूला हमें मिलेगा वो बनेगा F/a। फोर्स हमें गिवन है 800, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया है 1000। अब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमें जो मास की वैल्यू मिलती है वो 0.8 किलोग्राम है। तो बेटा अब हमारे पास मास मिल गया हमें। अब हम उस सेकंड फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, यानी इम्पल्स J इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब आपने इस फाइनल मोमेंटम की जगह फॉर्मूला इसका पुट करना है। हमें पता है मोमेंटम का फार्मूला होता है m × v, तो हम इसकी जगह लिख देंगे m × vf। इसी तरह ये pi की जगह, इनिशियल मोमेंटम की जगह हम लिख देंगे mvi। अब हम चाहें तो यहाँ वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्टेप ये कर लेते हैं कि इसमें मास क्योंकि कॉमन है तो हम इसको बाहर एक ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे ब्रैकेट में बच जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। मास हमने कैलकुलेट किया था 0.8 आया, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 60, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 40। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो इम्पल्स है वो फाइनली हमें इस फॉर्म में मिलता है। तो अब आप देख लें कि वही रिजल्ट हमें मिल रहा है जो कि हमने इस डायरेक्ट मेथड में सॉल्व किया है। तो अब आपकी चॉइस है कि एग्जाम में आप चाहें तो इस तरह से सॉल्व करना चाहें, इस तरह सॉल्व कर लें, या आप इस सेकंड मेथड के मुताबिक अगर सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से भी इसका सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें लिखा है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर। देखिए एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को। अब यहाँ हमें एक ख़ास बात का ख्याल रखना है, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट भी कर दिया, कि जो 400 किलोमीटर हाइट या डिस्टेंस गिवन है ये कहाँ से गिवन है। तो दो सूरतें हैं, या तो हमें ये डिस्टेंस गिवन होगा सेंटर ऑफ अर्थ से, या फिर हमें गिवन होगा सरफेस ऑफ अर्थ से। तो अब यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ये जो डिस्टेंस है ये है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बस याद रखिएगा जब भी ये वर्ड आ जाए अबव, तो अबव का मतलब है कि जो आपको डिस्टेंस दिया गया है ये यकीनन हाइट h है, तो आपने इसको h की फॉर्म में लिखना है। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि व्हाट इज द स्पेस स्टेशंस ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हमें उस स्पेस स्टेशन की जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिएगा कि हमारे पास जो डेटा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये कि ये अबव के वर्ड से हमने आइडिया लगा लिया कि ये जो डिस्टेंस 400 किलोमीटर है ये यकीनन हाइट है, तो हमने इसको h के तौर पे लिख लिया। अब हमें बताइए जो किलोमीटर, हमें जो असल यूनिट यूज़ करना होती है ऐसा सिस्टम है वो मीटर है डिस्टेंस की, तो हम किलोमीटर में से इस किलो को ख़त्म करते हैं। याद रखिएगा किलो का मतलब होता है 1000, तो हमने इसकी जगह 1000 लिख दिया, और जब इस 400 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर हमें आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको पावर में ना लिखना चाहें तो आप इसके आगे 5 जीरोज लिख कर भी इस हाइट को शो कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अब इसके बाद हमें मज़ीद क्या चीज़ गिवन है, बस हमें इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको एक डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो वो डायग्राम भी आपके सामने आ जाएगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें ये जो डिस्टेंस h दिया गया है ये, और एक और डिस्टेंस है जो हमें कैलकुलेट करना होता है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये हमें बताता है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, हमने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ी, वो हमें याद होनी चाहिए। इसी तरह मास ऑफ अर्थ, आप देखें इसमें मास ऑफ अर्थ गिवन नहीं है। हो सकता है कि एग्जाम में मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट के तौर पर आपको दिया जाए, ये जो G है ये भी एज अ कांस्टेंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, लेकिन अगर ना गिवन हो तो ये आपने याद रखना है कि कैपिटल G की वैल्यू, क्योंकि मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं तो उसूलन हमें ये तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो G की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अब ये जो नीचे R लिखा है तो देखें ये स्मॉल r
डिस्टेंस होता है उस सैटेलाइट का फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब आपको मैं एक आइडिया देने के लिए एक फिगर यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब आप इस फिगर में देखें कि हमारे पास ये जो आर है वो सेंटर ऑफ अर्थ, फर्ज करें कि ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आर। लेकिन हमारी फिगर ये बताती है कि ये आर दो पार्ट्स में हम डिवाइडेड कंसिडर कर सकते हैं। एक तो सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस है जो कि रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है, और फिर उसके बाद इस सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ एक डिस्टेंस हमें गिवन है जो कि h हाइट कहलाता है, और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा ये डिस्टेंस r बन जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको हाइट गिवन हो तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले में आपको r को रिप्लेस करना होगा, r को चेंज करना होगा। और किस तरह चेंज करना होगा कि जो स्मॉल r है ये इक्वल आपको लिखना होगा re प्लस h के। लेकिन अगर यहाँ पर वर्ड आ जाता कि 400 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, तो फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ का मतलब ये है कि 400 किलोमीटर फिर r को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल r को, जो कि सेंटर से डिस्टेंस है। फिर उस सूरत में आपके इस फॉर्मूले में कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं होती और आप r की जगह सिंपल 400 किलोमीटर की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन फिलहाल हमें अबव द अर्थ सरफेस का वर्ड ये बात याद दिला रहा है कि ये जो हमें गिवन डिस्टेंस है ये हाइट है, तो हम इस स्मॉल r की जगह रिप्लेस कर देंगे re प्लस h। तो आप देखिएगा इस फॉर्मूले की जो शेप है वो यहाँ पर किस तरह से बन जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि v इक्वल टू अंडर रूट GME, ऊपर वाला पार्ट वैसे ही रहा और स्मॉल r की जगह हमने लिख दिया re प्लस h। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते आते हैं। हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये पूरी यूनिवर्स में सेम रहता है, तो हम इस पूरी जगह इसकी वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11 लिख सकते हैं। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें पता है कि 6 एक्सपोनेंट 24 होती है, तो ये हमने इसकी जगह मास ऑफ अर्थ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये हमें याद होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ये गिवन नहीं है तो फिर हमें इस मास ऑफ अर्थ की वैल्यू को याद रखना है। अच्छा, RE रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ भी नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, लेकिन हमें इस कांस्टेंट को भी याद रखना है। 6.38 एक्सपोनेंट 6 या 6.4, इसको राउंड ऑफ करके 6.4 एक्सपोनेंट 6 भी लिखा जाता है। और h हमें यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो वो भी हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। अब सिंपल इन तमाम चीज़ों को आपने कैलकुलेट करना है और उससे हमें इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई 7893.37 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें फाइनली हासिल हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग on a drop of oil of 0.1 millimeter radius falling through air at its terminal velocity। बेटा अब यहाँ पर दो बातें हैं, जल्दी जल्दी बता देता हूँ जो आपने याद रखनी है। पहली बात, सर विस्कस ड्रैग क्या होती है? विस्कस ड्रैग असल में हम कहते हैं एक फोर्स को, एक रेजिस्टिव फोर्स को। जब भी कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे मीडियम में जो कि फ्लूइड कहलाते हैं या लिक्विड्स कहलाते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में या लिक्विड में मूव करता है तो वो फ्लूइड के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करते हैं, एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। उस अपोजिट फोर्स को कहा जाता है विस्कस ड्रैग। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि यहाँ एक ऑयल ड्रॉप है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और उसका ये हमें रेडियस गिवन है और ये एयर से पास होता हुआ डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि एयर यहाँ पर रेजिस्टिव मीडियम का काम करेगा और ये हमारा ऑयल ड्रॉप एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये उसका रेडियस है। अब कहा गया कि जैसे जैसे वो नीचे आता है वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट एक विस्कस मीडियम से या एक रेजिस्टिव मीडियम से पास होता है। ये टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और इसकी हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब हमें कुछ और डेटा भी गिवन है, जैसे विस्कोसिटी ऑफ एयर जिसकी वैल्यू इतने पास्कल सेकंड है। इसी तरह डेंसिटी ऑफ ऑयल 850 kg पर मीटर क्यूब गिवन है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो अब आप देखिएगा कि इसका जो डेटा है पहले हम वो फॉर्म कर लेते हैं। दोबारा से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग, यानी आपको विस्कस फोर्स कैलकुलेट करनी है एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर जिसका रेडियस हमें गिवन है
तो हम इस रेडियस को लिख देते हैं 0.1 मिलीमीटर। सबसे पहला काम ने क्या करना है, इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होता है। तो जब हमने इस 0.1 को 1000 से डिवाइड किया तो वो 1 एक्सपोनेंट -4 मीटर रेडियस हमें हासिल हो गया। उसके बाद हमें और क्या चीज़ गिवन है, विस्कोसिटी ऑफ एयर हमें गिवन है। विस्कोसिटी के लिए नॉर्मली हम ये एक ग्रीक लेटर यूज़ करते हैं जिसको ईटा कहा जाता है। इसको एन मत पढ़िएगा, ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसको ग्रीक लेटर ईटा हम कहते हैं नॉर्मली, और इसकी मीनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिंबल से हमें कोई गर्ज नहीं है, तो याद रखना ये विस्कोसिटी ऑफ एयर को रिप्रेजेंट करता है। तो इतनी विस्कोसिटी है उस रेजिस्टिव मीडियम यानी एयर की। फिर उसके बाद हमें डेंसिटी गिवन है, तो ये डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक ग्रीक यूनानी ज़बान का है, एक हर्फ है या एक लेटर है। तो ये रो नॉर्मली डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, तो ये हमने इसकी डेंसिटी लिखी। अब हम इसका सोल्यूशन तैयार करते हैं। आपके सामने ये फिगर मैंने डिस्प्ले कर दी। बस इस फिगर में दिखाया गया है कि जैसे जैसे ये ऑयल ड्रॉप डाउनवर्ड मूव करता जाएगा, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और विस्कस फोर्स अपवर्ड एक्ट करती है। और जब ये दोनों फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की या ऑयल ड्रॉप की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो हम इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले इस टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिएगा उसका क्या फार्मूला है। हमने अपनी थ्योरी की बुक में इसका फार्मूला जो है वो पढ़ा था। तो इस टर्मिनल वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से। तो Vt इक्वल है 2/9 रो जी आर स्क्वायर अपॉन ईटा। तो अब देखें हमारा डेटा हमें बताता है कि ये तमाम जो यहाँ पर सिंबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सब की वैल्यूज इस डेटा के अंदर गिवन है। तो हम रो की जगह ये डेंसिटी 850 लिख देंगे। जी याद रखिएगा 9.8, तो हमें पता है ऐसा सिस्टम है उसकी वैल्यू 9.8 होती है। आर रेडियस, ये हमें रेडियस गिवन है। ईटा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो हम अगर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है। अब इसकी कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया 1.028 मीटर पर सेकेंड। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इन तमाम न्यूमेरिकल्स की जो कैलकुलेशन है ये अपने पर्सनल कैलकुलेटर से ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी रहेगी कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी कोई मिस्टेक अगर हो रही हो तो वो मिस्टेक भी आपके सामने आ जाएगी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो ये ऑयल ड्रॉप इस टर्मिनल वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करता हुआ आ रहा है। अब हमारा असल टारगेट क्या था? हमारा असल टारगेट था विस्कस फोर्स। तो अब हम विस्कस फॉर्मूले से मिलता है। स्टोक्स फॉर्मूले में हमें विस्कस फोर्स की फॉर्म में क्या चीज़ गिवन थी, तो आप देखिए कि ये हमारा फार्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। अब हम तमाम वैल्यूज़ जो हमें गिवन है डेटा के अंदर वो पुट करते हैं। 6 पाई की जगह 3.142 आ जाएगा, ईटा की जगह 1.8 एक्सपोनेंट -5 जो कि हमें डेटा में गिवन है, रेडियस की जगह 1 एक्सपोनेंट -4 और इसी तरह Vt जो हमने कैलकुलेट किया। तो जब इस पूरी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 3.48 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन। इस तरह से हमने इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर एक्ट करने वाली विस्कस फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखें अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिलेटेड है करंट से, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से। अब इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है, कहता है कि 3 रेजिस्टर्स 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। तो बेटा इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस पूरी लाइन के अंदर वो ये है कि ये 3 रेजिस्टेंस एक खास कॉम्बिनेशन में, हम जानते हैं कि रेजिस्टर्स को 2 तरह के कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। तो यहाँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हम इसका डेटा साथ साथ फॉर्म करते जाते हैं कि हमें एक रेजिस्टेंस R1, हमने इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को R1 का नाम दे दिया, इस सेकंड रेजिस्टेंस को हमने R2 का नाम दे दिया। रेजिस्टेंस हमें मिल जाती हैं और हम इनको किसी भी सीक्वेंस में नाम दे सकते हैं। ज़रूर नहीं कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस 1 ओम की है उसको आप R1 कहें, आपकी मर्ज़ी। आप 2 सेकंड वाली को R1 कर दें या जो लास्ट वाली है उसको R2 कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अपनी चॉइस, अपनी मर्ज़ी ये नाम रखने में, तो आप अपने हिसाब से इसका नाम रख सकते हैं। अब ये किस कॉम्बिनेशन में हमें गिवन है, तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो बेटा इसे याद रखिएगा, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अब हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें इसकी टोटल रेजिस्टेंस, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम कहते हैं, वो फाइंड करनी है। हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आर के लेटर से। तो हमें इन तीनों को ऐड करके
एक कंबाइंड रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। फिर आगे कहता है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ऑफ 24 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा कि अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सोर्स की नेग्लेक्ट कर दें तो जो उसकी ईएमएफ होती है वही उसका टर्मिनल वोल्टेज बन जाता है, यानी वो वोल्टेज जो कि सर्किट के अंदर यूज़ हो रहा होता है। तो बस सिंपल याद रखिएगा ईएमएफ को ही हम नॉर्मली वोल्टेज कह देते हैं। तो ये हमें वोल्टेज गिवन है जो कि 24 वोल्ट है, और उसके बाद हमसे कहा गया कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट होंगी, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो हमें सीरीज़ की दो प्रॉपर्टीज़ याद रखना होती हैं। एक तो ये कि सीरीज़ में जब भी आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो तमाम रेजिस्टेंस में सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें मिलेगा वो डिफरेंट होगा। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कैलकुलेट करें। तो जो R1 के अक्रॉस होगा उसको V1 कहते हैं, R2 के अक्रॉस होगा उसको V2 वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये V3 हमारा वोल्टेज है। अब एक डायग्राम देख लें। इस डायग्राम के अंदर हमने ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है। तो ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता क्या है। इसके अंदर शो किया गया है कि जो बैटरी है उससे जो करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ आएगा वो करंट जो है वो इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, और सेम करंट इस R1 से R2 से और R3 से पास होता हुआ वापस बैटरी में चला जाएगा, लेकिन हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। चलें अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो हमें क्वेश्चन में भी कहा गया कि जी हमने टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले इस R को कैलकुलेट करते हैं। अब आपने अपनी थ्योरी की बुक में पढ़ा होगा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें रेजिस्टेंस को सिंपल ऐड किया जाता है और उससे उनकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को हमेशा रेसिप्रोकल की फॉर्म में ऐड करते हैं, यानी 1/1/1 की फॉर्म में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस को सिंपल ऐड किया जाता है, तो हमने यहाँ पर इनको सिंपल ऐड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल होगी R1 + R2 + R3। अब हम इन तीनों रेजिस्टेंस को आपस में सिंपल ऐड करके और इसका फाइनल आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने देखें इसको ऐड करना है, तो 1 + 2 + 3, और जब तीनों को ऐड किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 6 ओम। अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है वो ये कि इसमें जो फ्लो होने वाला सेम करंट है जो कॉमन करंट भी कहलाता है वो फाइंड करना है। तो अब कॉमन करंट के लिए हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, और हमें पता है कि ओम्स लॉ कहता है V = IR, और अगर हम V को दूसरी तरफ R को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो I का फार्मूला बन जाता है V/R। तो हमने यहाँ वोल्टेज की जगह जो हमें वोल्टेज गिवन है इस बैटरी का वोल्टेज जो सब रेजिस्टेंस के लिए यूज़ हो रहा है वो रखना है, और R की जगह जो टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड की है वो यहाँ पर रखनी है। इससे हमें टोटल करंट या सेम अमाउंट ऑफ करंट मिल जाएगा जो ईच रेजिस्टर से पास होता है। तो अब आप देखिएगा कि वोल्टेज हमने रख दिया 24, और जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें गिवन थी 6 जो हमने कैलकुलेट की थी, और उसके बाद जब इसको डिवाइड किया तो 4 एम्पेयर आ गया। तो ये याद रखिएगा ये 4 एम्पेयर करंट है जो तमाम रेजिस्टेंस से पास होता है। तो अब हमने इसको एक आर्गूमेंट के तौर पर भी लिखना है ताकि जो एग्जामिनर्स हैं उनको पता हो कि जी किस तरह से आपने ये चीज़ लिखती है। तो हमने लिखा कि सिंस इन सीरीज सर्किट करंट इज सेम हैंस I = I1 = I2 = I3, यानी यही करंट फर्स्ट रजिस्टर से पास होगा, यही करंट सेकंड रजिस्टर से पास होगा, यही करंट थर्ड रजिस्टर से पास होगा। तो सबका करंट 4 एम्पेयर है। अब इस बात को यूज़ करते हुए हम तीनों के डिफरेंट वोल्टेजेस सेपरेट वोल्टेजेस फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि हम सबसे पहले V1 कैलकुलेट करते हैं, वही ओम्स लॉ अप्लाई करना है, V = IR का फार्मूला। तो I1R1 V1 का फार्मूला होगा I1R1। I1 की जगह वही सेम करंट जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 4 एम्पेयर रखेंगे, R1 की जगह जो है वो 1 आएगा। तो हमने इस तरह से उसको 4 × 1 लिख दिया, और उससे हमें वोल्टेज मिल गया 4 वोल्ट। इसी तरह सेकंड वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, उस पर भी यही ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला बनेगा V2 = I2 × R2। I2 की जगह हमें वही कॉमन करंट 4 लिखना है, और R2 की जगह जो उसकी वैल्यू गिवन है 2, तो 4 × 2 = 8, तो ये हमारी 8 वोल्ट की वैल्यू आ गई। यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेकंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो 8 वोल्ट है। फिर उसके बाद थर्ड हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें मिलता है उसको भी हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। तो V3 = I3R3।
इसमें भी हम अगर वैल्यू पुट करते हैं, I3 वही 4 एम्पेयर कॉमन करंट है और R3 की जगह हमने जो थर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 3 है, तो इस तरह से जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 12 ओम। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 75 सेंटीमीटर। तो हम अपना डेटा साथ साथ फॉर्म करते जाते हैं। तो हमें लेंथ को हमने लिख लिया कि जी 75 सेंटीमीटर है, और अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं तो यकीनन ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इसको 100 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट बना वो 0.75 मीटर है। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा है, एंड मास 2.5 किलोग्राम, और उसके साथ जो मास अटैच्ड होता है वो 2.5 किलोग्राम का है। तो ये मास आ गया 2.5 किलोग्राम। फिर कहता है स्विंग विद अ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 0.015 जूल, यानी वो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो 0.015 जूल है। अब हमसे कहा गया व्हाट इज़ इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जिस जगह पर हमारा सिंपल पेंडुलम रेस्ट की कंडीशन में होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, उस पॉइंट से किसी एक साइड जब वो ऑसिलेट करता है लेफ़्ट राइट, तो किसी एक साइड तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। नॉर्मली एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम इस सिंपल पेंडुलम के केस में उसको एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक्स नॉट है, याद रखिएगा, ये उस सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड है जो हमें फाइंड करना है। अब आप याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस सेंस में है कि इसके अंदर हमें सिंपल पेंडुलम के लिए पहले एक कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट के ज़रिए ही हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट सॉल्व हो पाएगा। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि टोटल एनर्जी हमें गिवन है, इस टोटल एनर्जी से ही हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका क्या फार्मूला हमारे पास होता है, तो आप देखें कि हमारे पास ये फार्मूला है। ये मैंने एक्स्ट्रा अलग से राइट साइड पर शो कर दिया है कि टोटल एनर्जी, एक ऑसिलेटिंग सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होती है। और ये भी याद रखना है कि ये जो हमने एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ये हम किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यही फार्मूला मास स्प्रिंग सिस्टम पे भी अप्लाई हो सकता है, यही फार्मूला जो है वो सिंपल पेंडुलम के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इस फार्मूले की कि ये एक आइडियल सिचुएशन में काम करता है, यानी कोई रेजिस्टिव फोर्स वहाँ पर मौजूद ना हो। तो हमारे इस क्वेश्चन में किसी रेजिस्टिव फोर्स का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये टोटल एनर्जी का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब सिंपल सी बस जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये फार्मूला जब हमने ड्राइव किया था तो ये हमने मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए डेरिवेशन की थी और उससे ये फार्मूला बनाया था। तो उसमें यहाँ पर एक के हमें मिलता है मास स्प्रिंग सिस्टम में, लेकिन जो सिंपल पेंडुलम है उसमें के नहीं होता। तो हम इस के को जब तक इक्विवेलेंटली इस सिंपल पेंडुलम के लिए ना बना ले, हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। तो अब सबसे पहला काम यही करना है कि इस के को किसी तरह फाइंड करना है कि ये के इस सिंपल पेंडुलम के केस में क्या वैल्यू रखता होगा। तो अब देखिएगा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। आप देखें हमारे पास इस के को फाइंड करने के लिए हम पहले मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं कि सर मास स्प्रिंग सिस्टम में ये के किसके इक्वल होता है। तो हमने पढ़ा था कि ये के एक कांस्टेंट जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं उससे फाइंड किया जाता है। तो ओमेगा इक्वल होता है √k/n। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी मास स्प्रिंग सिस्टम की बात होगी तो उसमें जो ओमेगा एक लेटर हमें नज़र आएगा उसकी डेरिवेशन में, मुख्तलिफ उसकी वेलोसिटीज़ के अंदर, उसके डिस्प्लेसमेंट में, उसके एक्सेलरेशन में, तो वहाँ ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो √k/m होती है। लेकिन जब हम इस मास स्प्रिंग सिस्टम के बजाय सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो सिंपल पेंडुलम में यही ओमेगा इक्वल हो जाता है। ये ओमेगा एक कांस्टेंट है जो कि सिंपल पेंडुलम के केस में √g/l के इक्वल होता है। अब आप देखिएगा कि मास स्प्रिंग सिस्टम भी एक ऑसिलेटर है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और हमारा सिंपल पेंडुलम भी एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं तो ये जो कांस्टेंट ओमेगा है ये दोनों में हम इक्वल करके लिख सकते हैं। तो हम दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड को देख रहे हैं कि वो सेम है, तो इन फार्मूलों को हमने कंपेयर किया और कंपेयर करके इनकी, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड सेम है इसलिए हम इनकी राइट हैंड साइड को भी इक्वल करके लिख देते हैं। तो ये हमने दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर लिया। अब आप देखें दोनों तरफ अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, k/m = g/l।
अब हम इस मास को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, मास को दूसरी तरफ शिफ्ट करने से हमें के का रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि सिंपल पेंडुलम के केस में जब भी हमें के की ज़रूरत पड़ेगी तो हम के की जगह mg/l यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। मास हमें गिवन है 2.5, जी हमें पता है 9.8 होता है और एल जो है वो 0.75 है। तो हमने इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया तो के हमें पता चल गया 32.6 न्यूटन पर मीटर है। तो जो डेटा हमें गिवन है इस डेटा के मुताबिक इस सिस्टम का जो के है वो 32.6 न्यूटन पर मीटर है। अब इस के को हम इस टोटल एनर्जी के फार्मूले में यूज़ करके बआसानी x0 यानी एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि हमने ये फार्मूला अप्लाई किया और इसके अंदर थोड़ा सा इस फार्मूले को चाहें तो आप अरेंज कर सकते हैं। 2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो ई के साथ मल्टीप्लाई कर जाता है और जो के है वो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में आ जाएगा और जो x0 के ऊपर स्क्वायर है अगर हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो वो अंडर रूट बन जाता है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और चाहें तो पहले फार्मूला अरेंज कर लें। तो बेहतर ये होता है कि फार्मूला अरेंज कर लिया जाए ताकि एक ही वक्त में वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर फाइंड कर लिया जाए। अब अंडर रूट 2e, तो e की जगह हम टोटल एनर्जी जो हमें गिवन है वो पुट कर देंगे 0.015 और उसके बाद नीचे जो के की वैल्यू है वो 32.6 जो हमें गिवन थी। इन तमाम चीज़ों को सॉल्व किया गया तो ये हमारा रिज़ल्ट बनता है 0.030 मीटर। अब याद रखें ये मीटर में आंसर इसलिए आ रहा है कि हमने तमाम यूनिट्स को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो इस रिज़ल्ट को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल सी वैल्यू नज़र आ रही है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 0.030 को 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद 3 सेंटीमीटर हमें आंसर देगा। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको मीटर की फॉर्म में लिखते हैं या सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखते हैं। बेहतर यही होता है कि जब कोई स्मॉल वैल्यू हो डेसिमल में आ रही हो तो उसको एक होल नंबर की फॉर्म में लाने की कोशिश की जाती है। तो ये सेंटीमीटर की फॉर्म में ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। तो हम इस तरह से x0 हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। अब देखें ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये हमारा रिलेटेड है डॉपलर्स इफेक्ट से। हमने एक टॉपिक पढ़ा डॉपलर इफेक्ट का, उससे रिलेटेड ये हमारा न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक सोर्स ऑफ साउंड है और एक लिसनर है जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि ये जो टूवर्ड्स ईच अदर लिखा हुआ है ये हमारा केस है कि दोनों सोर्स और लिसनर मोशन की कंडीशन में और टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। अब आगे जो चीज़ गिवन है वो थोड़ी सी हमें समझना पड़ेगी कि इनकी जो वेलोसिटीज़ हमें बताई गई हैं वो क्या गिवन है। वो कहता है कि जो इनकी वेलोसिटीज़ हैं वो 0.5 टाइम्स एंड 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड रिस्पेक्टिवली हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हम डेटा साथ साथ बनाते जाएंगे। तो अब देखें ये जो टाइम्स का वर्ड इसके अंदर यूज़ हो रहा है तो आपने ये आइडिया रखना है कि सर ये टाइम का मतलब क्या होता है। तो टाइम का मतलब नॉर्मली होता है मल्टीप्लाई। तो अब आप देखें अगर लिखा है कि 0.5 टाइम्स, तो 0.5 टाइम्स का मतलब है 0.5 मल्टीप्लाई बाय, और मल्टीप्लाई के बाद यकीनन कोई ना कोई चीज़ आएगी। तो आप देखें जिस चीज़ को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं वो है स्पीड ऑफ साउंड, तो मल्टीप्लाई के बाद भी स्पीड ऑफ साउंड आएगी। एक और चीज़ यहाँ पर एक और वर्ड आपने याद रखना है कि जो वर्ड लिखा है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस तरतीब से जिक्र किया गया कि पहले सोर्स ऑफ साउंड है उसके बाद लिसनर का नाम आता है, इसी तरतीब से इनकी वेलोसिटीज़ गिवन है। तो इसका मतलब जो 0.5 टाइम्स है ये स्पीड है सोर्स की क्योंकि सोर्स ऑफ साउंड का जिक्र पहले आया, और 0.2 टाइम्स जो है वो स्पीड है किसकी, लिसनर की। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये पहले मैं रफ में आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ सोर्स जो है वो इक्वल होगी 0.5 इंटू, ये जो इंटू है ये टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, और v क्या है, v है स्पीड ऑफ साउंड। तो अब ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया वर्ड्स के अंदर हम उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इज़ इक्वल टू 0.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। तो ये स्पीड ऑफ सोर्स इक्वल है 0.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट दिया गया है 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, ये किसके लिए, लिसनर के लिए, हम इसको VL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो VL इक्वल होगा 0.2 इंटू V। तो ये बेटा याद रखिएगा ये स्पीड हमें मिल गई। अब हम अपना डेटा जो है वो आसानी फॉर्म कर सकते हैं। तो VS हमें दिया गया है 0.5 V, इस तरह VL हमें गिवन है 0.2 V, और हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है आगे क्या लिखा है, इफ़ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज
2000 हर्ट्स। तो ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जिसको हम नॉर्मली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे लिखा है कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर। और हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के अंदर। तो आप देखें उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू परसेंट। तो हमें जब भी परसेंटेज में कोई चीज़ कैलकुलेट करना हो तो हम उसके चेंज को उसकी इनिशियली एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अभी आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको ये लास्ट जो जिस पर हमने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है इसकी और वजाहत हो जाएगी। तो अब हम इसका सोल्यूशन तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें इसका जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो अब देखें, जब भी सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर दोनों मूविंग कंडीशन में हों और टूवर्ड्स मूव कर रहे हों तो हम इस तरह से उस फार्मूले को याद रखते हैं। ये एफ डैश क्या है? एफ डैश वो फ्रीक्वेंसी है जो मोशन की वजह से चेंज होती है, इसको अपीरेंट फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। वी प्लस वी एल, इसमें वी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है। वी एल का मतलब स्पीड ऑफ लिसनर है, डिवाइडेड बाय वी, ये स्पीड ऑफ साउंड है, माइनस, और वी एस का मतलब है इस स्पीड ऑफ सोर्स। इसी तरह जो मल्टीप्लाई के बाद एफ लिखा है ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो इस फार्मूले से कैलकुलेशन करनी है। एफ डैश हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि मैं तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करते जाता हूँ। वी को हम वी रहने देते हैं, इस वी एल की जगह 0.2 वी आ जाएगा, और डिवाइड के अंदर वी माइनस 0.5 वी, और एफ जो हमें गिवन है वो 2000 गिवन है। तो अगर हम इन सब को सॉल्व करें तो अब देखें जी, जो हमारे पास v प्लस 0.2 वी है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 1v और 0.2 वी, इनको ऐड करके 1.2 वी बन जाएगा। और यहाँ 1v माइनस 0.5 वी, 1 में से 0.5 को माइनस कर दें तो 0.5 वी बन जाएगा। तो ये हमारी न्यू जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। अब v में से v यहाँ पर हमें कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनको हम कैंसिल कर देते हैं और बाकी नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उससे हमें एफ डैश मिल जाता है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमें सुनाई देती है उस लिसनर को जबकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको हम फाइनल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, और जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी डेटा में उसको हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो देखें, उसके लिए मैंने भी आपसे कहा कि परसेंट चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कि जिस चीज़ का भी परसेंट कैलकुलेट करना हो, परसेंट चेंज कैलकुलेट करना हो, तो उसके चेंज को उसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू परसेंट। तो अब इसको हम आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? मतलब डेल्टा एफ का मतलब होता है चेंज, और चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमारी ये है जो कि चेंज के बाद हमें मिल रही है, और इनिशियल वैल्यू जो है वो हमारी ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और डिवाइड में भी वही एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आती है, और मल्टीप्लाई बाय 100 ये परसेंटेज की वजह से यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब एफ डैश की जगह हमें जो हमने कैलकुलेशन की है वो 4800 पुट कर देंगे, एफ़ की जगह 2000 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो 140% मिलता है। इसका मतलब है कि जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो जो चेंज आता है परसेंटेज में वो आता है 140। तो अभी हमारा न्यूमेरिकल कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, लिखा है इन अ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 16th ब्राइट रिंग वाज फाउंड टू बी 0.653 सेंटीमीटर। अब हम साथ साथ डेटा बनाते जाते हैं। देखिए, इसमें टॉपिक का नाम हमें लाजमी गिवन है तो इससे और आसानी हो जाती है कि हमें फार्मूला भी फ़ौरन याद आ जाता है। हमने न्यूटन्स रिंग में पढ़ा था कि न्यूटन्स रिंग जो है वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न होता है रिंग की फॉर्म में, जिसमें ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो डार्क रिंग का अलग फार्मूला होता है और ब्राइट रिंग का अलग फार्मूला होता है। यहाँ पर उसने ब्राइट रिंग का जिक्र किया है तो अब ब्राइट रिंग का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम डेटा फॉर्म कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि 16th ब्राइट रिंग, यानी जो नंबर ऑफ रिंग है वो 16 है, उसका डायमीटर गिवन है। तो हम उसको लिख देते हैं D16। तो ये हमारा D16 क्या है? डायमीटर ऑफ 16th रिंग। वो कितना गिवन था? 0.653 सेंटीमीटर। हमने इस सेंटीमीटर को 100 से जब डिवाइड किया ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो याद रखिएगा ये डायमीटर है। इस डायमीटर को हम बाद में रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायमीटर कौन से रिंग का है? 16 ब्राइट रिंग। तो अब अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो n नंबर ऑफ रिंग है 16, और बार बार ध्यान में रखिएगा कि ये
ब्राइट रिंग है। अगर डार्क रिंग होता तो फिर उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम नॉर्मली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर है, और इस 10 सेंटीमीटर को भी अगर 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो 0.1 मीटर बन जाता है। और फाइनली हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, वो वेवलेंथ उस लाइट की जो कि इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ की गई है, तो उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो डायमीटर है हम इसको रेडियस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बहुत छोटी क्लासेस से सीखा हुआ है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो उससे रेडियस मिल जाएगा। तो हमने लिख दिया R16, यानी 16 ब्राइट रिंग का जो रेडियस होगा उसके डायमीटर को 2 से डिवाइड करके आएगा। हमने डायमीटर की वैल्यू को ऊपर पुट कर दिया और 2 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें इसके रेडियस की वैल्यू ये मिल जाती है। अब इस रेडियस को हम यूज़ करते हुए ब्राइट रिंग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। तो अब देखें ब्राइट रिंग के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला है RN² इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा आर। ये हमने अपनी थ्योरी की बुक में ये फार्मूला देखा है कि ब्राइट रिंग के लिए इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन की जाती है। इसमें Rn क्या चीज़ है, जो स्मॉल Rn है तो सर ये रेडियस ऑफ रिंग है, फिर n नंबर ऑफ रिंग है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस है। तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ गिवन है। हम चाहें तो पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज कर सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करके डिवाइड में ला सकते हैं, r को दूसरी तरफ शिफ्ट करके डिवाइड में ला सकते हैं। तो लैम्डा का फार्मूला हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते आते हैं। Rn की जगह उसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की वो पुट करनी है, यानी 3.26 10⁻³ और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। और उसके साथ साथ एक बात और याद रखना है कि ये जो हाफ हमारे पास है हम इसको 0.5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा फार्मूला इजी हो जाता है। फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा हमें मुश्किल लगता है, तो हाफ जो है वो 0.5 के इक्वल होता है। तो मैंने इस फॉर्मूले को पहले थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं और जब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। एक बात बता दूं कि ये जो वेवलेंथ है ये लाइट की वेवलेंथ नहीं है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁻7 मीटर की फॉर्म में आती है। असल में इस न्यूमेरिकल को बनाते वक्त एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि जो रेडियस है लेंस का वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, हालांकि ये 100 सेंटीमीटर आपकी बुक में ही एक सॉल्व एग्जाम्पल है उसी से इसको बनाया गया, लेकिन थोड़ा सा कट डाउन करके इस न्यूमेरिकल को बनाया गया। तो वहाँ 100 सेंटीमीटर लिखा है, और अगर हम यहाँ 100 सेंटीमीटर कंसिडर करते इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को तो फिर हमारी यहाँ पर जो पावर आती है वो -7 आ जाती, जो कि लाइट की रेंज में आती है। तो लाइट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेंज रखती है जो कि -7 मीटर में होती है। खैर, इस डेटा के साथ यही हमारा करेक्टेड आंसर है। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो बेटा अब ये इन तमाम न्यूमेरिकल्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत केयरफुली, बहुत स्टेप वाइज चीज़ों को गौर करना है। वीडियो का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको बार बार रिपीट करके, इसको स्टॉप करके हर चीज़ जो है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म की कोई, तो आप कमेंट्स के अंदर लिख कर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो यकीनन आपको उसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहेंगे, और आप इंतज़ार कीजिए कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।